नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। हमने इससे पहले द किंगडम ऑफ फुलिश लेसन के 2 भाग पढ़े हैं। अब इसके तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि एक मूर्ख राजा और मंत्री अपने राज्य में एक दीवार गिर जाने से एक चोर को सजा देते हैं और चोर का जो भाई, चोर मर जाता है और उसका भाई कोर्ट में केस करता है कि मेरे भाई को कमज़ोर दीवार होने के कारण मर गया, तो उस दीवार बनाने वाले को या इस मालिक को सज़ा दी जाए। फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर वह इस केस को डालते रहते हैं। वो मालिक बोलता है कि ये दीवार बनाने वाले ने कच्ची बनाई। फिर दीवार बनाने वाला बोलता है कि ये उस समय एक नर्तकी आ जा रही थी, इसलिए ध्यान हमारा वहाँ नहीं था और दीवार कमज़ोर बनी। नर्तकी को बुलाया तो नर्तकी ने बोला कि मैं अपनी ज्वेलरी बनवा रही थी और रोज़ लेने जाती थी, सुनार देता नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ आना जाना पड़ रहा था। सुनार को बुलवाया तो अब सुनार आगे क्या बोलता है हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सुनार बोलता है, माय लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। हाँ, मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर बहुत बार बुलवाया, यानी कि अपनी दुकान पर बहुत बार बुलवाया। I gave her excuse because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. मैंने इसको बहुत सारे बहाने बनाए। एक्सक्यूज़ का अर्थ होता है बहाने बनाना, टालना। Because I couldn't finish making her jewelry, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका। Before I finished the rich merchant's orders, मैं उस अमीर आदमी की ज्वेलरी को बनाना फिनिश नहीं कर पाया, यानी उसके गहने बना नहीं पाया था, इसलिए इसको टाल रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनके यहाँ शादी आ रही थी और वे इंतज़ार करना नहीं चाह रहे थे, यानी वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हो कि अमीर लोग कैसे अधीर होते हैं। इम्पेशेंट का अर्थ होता है जिसमें सहनशीलता नहीं हो, अधीर होना। तो ये लोग कैसे अधीर होते हैं ये तो आप जानते ही हो। वह सुनार बोल रहा है, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। अब राजा उसको बोल रहा है, गोल्ड स्मिथ को, कि वह मर्चेंट, अमीर मर्चेंट है, वह कौन है और जिसने कि इस औरत के गहने बनाने नहीं दिए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसे बार बार चक्कर कटवाए इधर उधर। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रेक लेयर, और जिससे इस मकान बनाने वाले का जो ध्यान है वह डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने ध्यान नहीं लगा पाया ये। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, और इसने यह दीवार कमज़ोर बना दी। इसीलिए ये सब झंझट हुआ। मेस का अर्थ होता है झंझट, ये इसीलिए ये सब झंझट हुआ। विच हैज़ नाउ, और अब। विच हैज़ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। राजा उससे पूछता है कि जो कि दीवार गिर गई इस इनोसेंट मैन ने इस बेचारे व्यक्ति पे, और वह मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उसका नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वह और कोई नहीं इस मकान का असली मालिक है। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी है। नाउ जस्टिस हैड कम फॉर सर्किल, अब न्याय घूम फिर के वहीं पहुंच गया, यानी पूरा जो किस्सा था वह घूम फिर के
वहीं आगे आके जो दीवार गिरी और जो मालिक कोर्ट में गया था वही उसका अपराधी निकला घूम फिर के, और बात उसी के ऊपर आ गई। थ्रो द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब घूम फिर के बात उस मर्चेंट के ऊपर ही आ गई थी। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जो कि बुरी तरह से चिल्लाता हुआ कोर्ट में मामला लेकर आया था, उसे वापस बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोता हुआ या चीखता हुआ आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। अब वो बोल रहा है कि अब उसके ऊपर आ गई तो वो तो घबरा गया और वो बोला कि मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था और अब वो मर गए, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट। बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी इज डेड, आई एम इनोसेंट। यहाँ पर वो बोल रहा है मकान मालिक की, ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे पिताजी ने ज्वेलरी बनाई थी, उसका ऑर्डर उन्होंने दिया था और मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली। राजा ने अपने मंत्री से कंसल्ट किया और नियमानुसार उसे फांसी की सजा दी। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह बात सही है कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक मर्डरर है, यानी कत्ल करने वाले उस व्यक्ति का। ही इज डेड, और वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उसकी जगह किसी को तो फांसी दी जाएगी। अब राजा और वो तो पहले मूर्ख थे ही थे, जैसे पाठ का नाम ही है कि किंगडम ऑफ फूल्स। तो राजा मूर्ख था ही, उसने बस फैसला सुना दिया कि उसकी जगह उसके पुत्र को फांसी दी जाएगी। यू वर इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने पिता के क्रिमिनल जो पिता थे तुम्हारे, उनके तुम उत्तरदायी हो। इनहेरिटेड का अर्थ है कि कोई जायदाद किसी को मिलती है ना, एक के बाद दूसरे उसके पुत्र को, तो कि तुम उसकी सारी जो जायदाद है उसके अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, तुम उसकी जायदाद, रिचेस का अर्थ है धन संपत्ति के जैसे अधिकारी हो, वैसे ही उनके पापों के भी हो। सिंस का अर्थ होता है पाप, तो तुम उनके जो जितने भी पाप है उनके भी अधिकारी हो, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। आई न्यू एट वंस, और मुझे उसी समय पता चल गया था। इवन व्हेन आई फिनिश सेट आइज ऑन यू, फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे उसी समय पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस हॉरिबल क्राइम के, ये जो भयानक अपराध हुआ है, इसकी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, और तुम्हें ही मरना है। अब आगे उनके सामने क्या मुसीबत आई देखो। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, अब राजा ने ऑर्डर दिया कि इस अपराधी के लिए एक सूली तैयार की जाए। स्टेक का अर्थ होता है सूली, स्टेक। अस द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और नौकरों ने उसके सूली बना दी और एक तीखी जो सलाख होती है वह तैयार कर दी। और अंतिम फांसी देने के लिए वह जब तैयार हुई क्रिमिनल को फांसी देने के लिए, इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तब मंत्री है उसका ध्यान उस मर्चेंट के ऊपर गया और उसने कहा कि ये मर्चेंट तो इस सूली के लिए बहुत दुबला पतला है, थिन है, पतला है,
सम हाउ टू थिन, इन्हें बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड, और वह इसमें उचित तरह से फिट नहीं होता है इस स्टेक इन्हें सूली के अंदर। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, वह राजा को उचित निवेदन, उसने उससे उचित समझ से काम लेने के लिए बोला कि आप समझदारी से काम लो राजा, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है, फिट नहीं आ रहा है। तो द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा फिर से दुखी हो गया है इस बारे में। अब राजा चिंता में बोला, वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रेक him that all they needed to do was to find a man fit enough to fit the stake। वह कहता है कि उसके दिमाग में अचानक आइडिया आता है, इट स्ट्रेक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू, कि इसके लिए तो एक मोटे तगड़े व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि इस सूली में फिट आ सके। The servant was immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, और नौकरों को तुरंत इमीडिएटली है ना, तुरंत चारों ओर भेजा गया उस शहर में, टाउन में, नगर में। लुकिंग फॉर अ मैन हु विल फिट द स्टेक, जो कि उस सूली के ऊपर फिट आए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए उस नगर में तुरंत नौकरों को भेजा गया। अब राजा था तो मूर्ख, उसको तो बस फांसी देनी थी किसी न किसी को। मर्चेंट नहीं आ रहा था तो कोई मोटा व्यक्ति उसकी जगह फांसी सूली पे चढ़ाना था, तो दूसरे मोटे व्यक्ति को ढूंढने भेज दिया। एंड देयर आइज फॉल ऑन द डिसाइपल, और अब उनकी आँख किस पर पड़ी, नज़र डिसाइपल, उस शिष्य पर पड़ी। हु हैड फेटन्ड हिमसेल्फ for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो कि खा खा के मोटा हो गया था। फेटेंड है ना, फेट बढ़ा लिया था उसने खुद का। वह महीने से क्या खा रहा था, बनानास, राइस और घी खा रहा था, और व्हीट अनाज खा खा के मोटा हो गया था। What have done wrong? I am innocent। और शिष्य बोल रहा है कि मैंने क्या गलती की, मेरा क्या दोष है, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। अब देखो, उसने गुरु की बात नहीं मानी तो उसके ऊपर मुसीबत आई। ही क्राइड, वह चीखा। दैट्स मे बी ट्रू, यस। अब वो जो नौकर है जो उसको लेने आए थे वो बोले कि हाँ ये बात सही है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक, फिट इनफ टू फिट द स्टेक। हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, यह तो रॉयल डिक्री मतलब शाही आदेश है कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि सूली पर फिट आ जाए, ऐसा मोटा व्यक्ति हमको चाहिए, अ मैन फैट। दे सेड, और उन्होंने कहा, एंड क्राइड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूजन, और वे उसे खींचकर उस जगह पर ले आए जहाँ पर यह सब जहाँ दोषी को सजा दी जानी थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको अपने गुरु के शब्द याद आ रहे थे। गुरु तो गुरु है, वो तो अनुभवी थे। अब उसको याद आ रहा है कि गुरु ने सही कहा था। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि यह शहर मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब वह मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, यानी अब उसको वो मार देंगे, उसको ऐसा ही लग रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अब वह हृदय से अपने गुरु को याद कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेन एवर ही वॉज, वह उनसे कह रहा था कि आप कहीं भी हो तो मेरी पुकार सुनना, मेरी पुकार सुन लेना, ऐसी वह अंदर से प्रार्थना कर रहा था। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, अब गुरु जो थे वह बड़े ज्ञानी थे तो वह कोई भी चीज़ को देख सकते थे।
ही हैड मैजिक पावर, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह देख सकते थे। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वह अपने उस अंतर्दृष्टि से ऐसे देख सकते थे जैसे प्रेजेंट को देख रहे, ऐसे ही वह पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस द सेव हिज डिसाइपल, वे तुरंत उसी समय अपने उस शिष्य को बचाने के लिए आ गए। अंतर्दृष्टि, पहले आपने सुना है साधु ध्यान लगाते थे तो उनको दिख जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उनको भी दिख गया कि उनका शिष्य मुसीबत में और वो आ गए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रिप्ट थ्रू लव ऑफ फूड। वो कह रहे कि ये जो है शिष्य यह खाने का शौकीन है और इसलिए यह इस मुसीबत में पड़ गया और इसी लालसा के कारण मुसीबत में यह पड़ गया है। गुरु ये सोचकर उसको बचाने आए। अभी हमने देखा कि किस तरह से स्टोरी घूम के और वापस उस व्यापारी के पास आ गई और फिर उस गुरु को की बात नहीं मानने वाले उस चेले को किस तरह से फांसी पर ले जाया गया। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके कार्य की PDF आपको भेजी जाएगी।